हेलो फ्रेंड्स, हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली स्टेट से कहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट डेटा था उसको यूज़ करके आपको शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन से कैंडिडेट्स को वैक्सीन दी जाएगी। ठीक है, पहले एक प्रोग्राम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक, NPCDCS। ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2010 में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेट किया गया था कि आपको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अर्लियर डिटेक्शन ऑफ NCDs। तो बेसिकली इस डेटा को यूज़ किया जाएगा कोरोना की वैक्सीन किसको देनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट होगा NPCDS का, उसको इलेक्टोरल रोल जो बेसिक डॉक्यूमेंट होगा उसके बाद यूज़ किया जाएगा, इसको प्री इम्पोज किया जाएगा बेसिक डॉक्यूमेंट को विद द NCD स्क्रीनिंग्स, और फिर डिसाइड किया जाएगा कि किसको दिया जाएगा। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट को बोल रखा है कि आप अपना ओन मैकेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सेंटर ने एक एडवाइस की तरह बता दिया आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना स्टेट के पास है कि वो अपना न्यू मैकेनिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो हेल्थ है वो सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट है। और वैसे क्या आइडेंटिफाई किए गए, पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस, उसके बाद 27 करोड़ अबव द एज ऑफ 50 और दोज लेस विथ 50 विथ कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब उनको और भी कोई बीमारी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, BP, कुछ भी। अब इसमें खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें मैंने आपको जो स्कॉलरशिप स्कैम के बारे में बताया था, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री इसमें वो स्कीम चलाती थी, उसमें बेसिकली स्कैम हो गया था जो कि बच्चों को स्कॉलरशिप देनी थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम। तो अभी चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूवल दे दिया एंटी करप्शन ब्यूरो को कि आप इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करें। बेसिकली इस वजह से हुआ था कि नेक्सस था उनके बीच में। तो आप इस न्यूज़ से क्या याद रख सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, तो ये किसी भी चीज़ का पेनिशिया नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है तो फिर उसके बाद साइफन ऑफ फंड्स नहीं होंगे। उसके बाद भी हो रहे हैं ना साइफनिंग ऑफ फंड्स। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के भी कुछ कौन से, हमें वो सारी चीज़ें याद रखनी कि उसमें भी क्या क्या लिमिटेशंस है। ये इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ये है कि अब एयर इंडिया को बिडर्स मिल गए हैं, तो उसमें टाटा भी है जो कि उसका बिडर हो सकता है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है इस बार, 2.1 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट था, तो अभी सिर्फ 5% ही अचीव हुआ है। अब एयर इंडिया का अगर सेल हो जाए तो काफ़ी अचीव हो जाएगा इनका जो भी डिसइन्वेस्टमेंट है। अभी पहले इन्होंने बोला था कि 76% स्टेक बेचेंगे एयर इंडिया में, लेकिन अब ये 100% स्टेक्स बेच रहे हैं एयर इंडिया के। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक कोई महिला थी, बुजुर्ग महिला, तो सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये जो इमरजेंसी थी उस इमरजेंसी को आप इनवैलिड डिक्लेयर करें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। उसकी कोई ज्वेलरी की दुकान होगी वो अगर जब्त हो गई होगी तो उससे बहुत ही मेंटल ट्रॉमा हुआ था इस बात पे। तो अभी इस बारे में कुछ निकल के आएगी तो हम देखेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज़ है पोलावरम। तो आपको पता होगा पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कौन सी रिवर पर बन रहा है, तो गोदावरी रिवर पर बन रहा है। तो ये अब 2022 खारिफ सीज़न के लिए वाटर रिलीज़ करने के लिए रेडी हो गया होगा। और बस इसमें यही न्यूज़ है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट, अभी एक ये चीज़ पता चली है कि कोविड-19 की वजह से म्यूकोरमायोसिस फंगस ट्रिगर हो रहा है, जो क्या होता है, लॉस ऑफ आईसाइट हो जाती है, रिमूवल ऑफ द नोज एंड जॉ बोन, और 50% मोर्टेलिटी इन केसेस माना जा रहा है जिसको ये म्यूकोरमायोसिस फंगस हो रहा है विद इन 15 डेज। तो ब्लैक फंगस और म्यूकोरमायोसिस प्रीवियसली कॉल्ड जाइगोमायोसिस, ये सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स की वजह से होता है कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटिस विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। Mucormycosis mainly affects people who have health problems और टेक medicines that lower the body's ability to fight germs and sickness। ठीक है, अगर आपकी बॉडी, आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी की एबिलिटी जर्म्स और सिकनेस से फाइट करने के लिए कम हो जाए, तो उनको ये फंगस हो जाता है। तो ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइसिस फंगस इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ मोल्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसिटिस। तो आप याद रख सकते हैं फंगस। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट के बारे में बातें हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं जानना है। अभी आपको पता होगा 3 सेशंस होते हैं बेसिकली, तो एक होता है बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कहीं 3 सेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है बस 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इस बार कोविड-19 के चलते ये देखा जा रहा है कि जो विंटर सेशन है वो नहीं होगा, अब डायरेक्टली बजट सेशन होगा। फिर नेक्स्ट ये है, अभी आपको मैंने एक दिन न्यूज़ बताई थी कि इलेक्शन कमीशन सोच रही है कि पोस्टल बैलेट अलाउ कर दे NRIs के लिए। तो पहले वो नॉन गल्फ वाले कंट्रीज़ के लिए अलाउ कर रही है, जो कि बेसिकली कनाडा वगैरह हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद गल्फ कंट्रीज़ मतलब मिडिल ईस्ट में जाएंगे। तो द इलेक्शन कमीशन प्रपोजल टू ग्रांट पोस्टल वोटिंग राइट्स टू NRIs मे गेट इंप्लीमेंटेड फर्स्ट फॉर वोटर्स बेस्ड इन द US, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसके लिए कोई बिल लाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें कुछ रूल्स में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को। वो जो रूल्स हैं, ओनली नीड्स टू अमेंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। तो गवर्नमेंट इन रूल्स को चेंज कर देगी, उसके बाद NRIs अलाउड हो जाएंगे ये वोटिंग करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे सब प्रोटेस्ट के बारे में, ये आपको पता होगा, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लगा रहे हैं ऑफ 30 गीगावाट कैपेसिटी एंड डीसैलिनेशन प्लांट ऑफ 10 करोड़ लीटर पर डे कैपेसिटी एट कच्छ। ठीक है,
जो गुजरात में कच्छ वाला एरिया, वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट लग रहा है और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है 30 गीगावाट का, और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट होगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आज ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिल रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम देख रहे हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है। अभी ये है कि यूरोप, वो जो ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा है, तो हम उनके साथ कुछ अपना कॉपरेशन बढ़ाएं, ट्रेड में कॉपरेशन बढ़ाएं। तो उसके लिए बेसिकली इन सब मैटर्स के चलते अब मीटिंग चल रही है। द टू मिनिस्टर्स विल होल्ड टॉक्स ऑन बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और उसके अलावा जो 10-year रोड मैप है फॉर द इंडिया यूके रिलेशनशिप, उसको भी देखने की कोशिश की जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड राब्स विजिट, जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनका नाम राब है, विल पेव द वे फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग। इसके अलावा हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए भी इन्फॉर्मल चैनल से बोरिस जॉनसन को इन्विटेशन दिया है उनके आने के लिए, पर अभी तक उन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि हाँ वो आएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया अभी। इसके अलावा इफ़ जॉनसन इज एबल टू विजिट, ये 6th ब्रिटिश लीडर होंगे, तो ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है। अब न्यू दिल्ली क्यों ये कर रहा है, मतलब ब्रिटेन से इतना ज़्यादा क्यों अपने कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एवरी ईयर ये जो रिपब्लिक डे की चॉइस होती है कि किसी चीफ गेस्ट बुलाया जाए, ये इस बात पर डिक्टेट करती है स्ट्रैटेजिक, डिप्लोमेटिक, बिजनेस इंटरेस्ट और जियो पॉलिटिक्स। इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके ये सोचा जाता है कि रिपब्लिक डे पर किसी चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाए। तो यूके की चॉइस इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि हम देख रहे हैं पोस्ट ब्रेक्जिट यूके, तो हम उसमें इकोनॉमिक, पीपल टू पीपल, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक लेवल्स पे मल्टीपल फ्रंट्स पे हम कॉपरेशन कर सकते हैं। तो बोथ साइड्स विल बी कीन टू एंगेज विद ईच अदर, और दिल्ली will want to elaborate its relationship with the EU while dealing with the UK, especially on economic ties। तो ठीक है, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जब वहाँ से ब्रिटेन बाहर हो रहा है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर। पहला तो कुछ नहीं, हंगर अलार्म। तो मैंने आपको कल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया, तो उसमें ये बताया गया था कि स्टंटेड चिल्ड्रन कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो प्रोपोर्शन ऑफ द स्टंटेड चिल्ड्रन लगभग 17 स्टेट्स में बढ़ गया, 5 यूनियन टेरिटरीज जो सर्वे में उसमें बढ़ गया है। तो इंडिया में चाइल्ड न्यूट्रिशन जो था, उसका जो हमने चाइल्ड न्यूट्रिशन में थोड़ा बहुत भी गेन किया था कि हमारे यहाँ चाइल्ड न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा था, वो धीरे धीरे अब रिवर्स होता जा रहा है। और सबसे वरींग बात ये है, जो चाइल्ड न्यूट्रिशन वो डिक्लाइन हो रहा है रिचर स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अंडर वेट और वेस्टेड चिल्ड्रन भी ऊपर चले गए इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। 2005-6 एंड 2015-16 इंडियाज़ रिमार्केबल सक्सेस, हमने बहुत अच्छी सक्सेस पाई थी स्टंटिंग को रिड्यूस करने में। 48% से हम 38.4% पे ले आए थे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हम जैसे हमारे ऐसे गेंस अभी हमारे ये सारे गेंस अंडू हो रहे हैं, जैसे हम पीछे रिवर्स ट्रेंड में जा रहे हैं। बट दीज फिगर्स कम आफ्टर मैसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट इतने सारे प्रोग्राम चला रही है, स्वच्छ भारत अभियान, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल, उज्ज्वला योजना, ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद भी हम देख रहे हैं स्टंटिंग वेस्टिंग बढ़ती जा रही है, तो रिड्यूस ही नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि ये कोरोना के बाद का डेटा नहीं, ये कोविड-19 से पहले का डेटा। हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा वो हैं, तो अभी तो इकॉनमी इतनी ज़्यादा डाउन चल रही है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या ही होगा रिजल्ट। तो दो मोर ग्रैनुलर डेटा इज नीडेड टू पास द रीजन फॉर इट्स अनएक्सपेक्टेड सेटबैक विच आर बाउंड टू हैव एन इफेक्ट ऑन हंगर और न्यूट्रिशन। ठीक है, अब एनएसएस वाज रिपोर्टेड फॉर इंस्टेंस, उन्होंने बताया था कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है। गवर्नमेंट ने इवेंचुअली उस डेटा को रिलीज़ नहीं किया था, उस डेटा को स्टे कर लिया था। लेकिन जो प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड माल नरिशमेंट इज हार्ड वन प्रिसाइसली बिकॉज इट इज टेंगल्ड इन सेवरल डीप रूटेड प्रॉब्लम्स। मतलब सिर्फ ग्रोथ की वजह से ही नहीं लिंक कर सकते हम चाइल्ड स्टंटिंग या वेस्टिंग को, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन सोसाइटी में एक जेंडर स्क्यू, मतलब मेल को अच्छे से ट्रीट करना, फीमेल को बुरे से ट्रीट करना, विच पेट्रियार्कल माइंडसेट बेसिकली, विच लीड्स टू पुअर एजुकेशन। उससे पुअर एजुकेशन होता है, लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस होती है। अब जब आप औरत को पढ़ाओगे ही नहीं, तो उसको रिप्रोडक्शन में उसका कुछ से ही नहीं रहेगा। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से उसे खाना नहीं मिला, परपेचुएट्स अ विशियस लेगेसी ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। तो जो अंडर न्यूट्रिशन की जो विशियस साइकिल है वो चलती रहती है इस वजह से। रिप्रोडक्टिव चॉइस नहीं होना, फिर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, फिर वो भी अपने बच्चे के साथ ऐसा ही करेगी कि जो लड़का होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इन रिसेंट ईयर्स द कल्चर वॉज ओवर नॉन वेजिटेरियन फूड्स। अभी ये वाली बात भी आई थी कि मिड डे मील में जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, फॉर एग्जांपल एग्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ठीक है कल्चर उससे भंग हो रहा था। तो कल्चर वॉज ओवर नॉन वेजिटेरियन फूड हैबिट्स इज ऑल्सो सेवरल स्टेट्स टू नॉक ऑफ एग्स। तो एग्स को उन्होंने हटा दिया, जो कि चीपेस्ट सोर्स था प्रोटीन का। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा डीप रूटेड इनक्वालिटीज़, उसकी वजह से चाइल्ड वेस्टेड, चाइल्ड स्टंटिंग की एक विशियस साइकिल बन गई है। इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं मिला जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, बस टेक्निकल रिसेशन है। तो टेक्निकल रिसेशन आपको पता होना चाहिए, अगर 2 क्वार्टर में ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है तो उसे टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। फिर आयुर्वेदा में अभी अलाउ कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कि जिन्होंने भी शल्य और शलाख्य पोस्ट ग्रेजुएट, जो इन 2 बेसिकली सर्जिकल स्ट्रीम्स हैं, वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पर आईएमए ने बहुत चिंता जताई है कि ऐसे कैसे आप अलाउ कर सकते हैं। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी बहुत पहले से सर्जरी कर रही है, मतलब सुश्रुत के टाइम से सर्जरी कर रही है। तो द आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी मेंटेन्स पोस्ट ग्रेजुएट इन शल्य एंड शलाख्य
are taught procedures produced in the curriculum that the oldest known surgical specialist was in fact an Ayurvedic sage जो कि शुश्रुत 600 BC में थे. उन्होंने शुश्रुत क्षमता लिखी थी. तो ह्यूमन सर्जरी जो उन्होंने की थी उसका वर्ल्ड वाइड एक्लेम है. तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा वाले सर्जरी नहीं कर सकते. तो बेसिकली ये आयुष की सेक्रेटरी थी तो उन्हीं को फेवर करेंगी. अब ये आर्टिकल इस पे है कि इंडिया जैसे क्लाइमेट डिप्लोमेसी में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया को टेक डिप्लोमेसी में भी आगे बढ़ना चाहिए. फॉर एग्जांपल 5G, आउटर स्पेस. तो ऑथर ने इसमें कुछ ग्रुप्स बताए तो हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रंप ने हमें इनवाइट किया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया को G7 समिट में, जो कि इस बार होने वाली थी. अभी ये नहीं पता कि बाइडेन हमें इन्वाइट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो ये G7 ग्रुप को बेसिकली बढ़ाना चाह रहे थे. इसके अलावा बाइडेन ऑल्सो प्रॉमिस टू कन्वीट ए डेमोक्रेसी समिट अर्ली ऑन इस टेन्योर दैट वुड डील विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, और वो भी न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी से डील करेगी. ब्रिटेन ने एक ग्रुप बोला डेमोक्रेसी 10 बनाएंगे जिसमें G7 होगा, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया होगा, जो कि टेलीकॉम प्रोडक्ट्स जो भी डिपेंडेंस हो गई चाइना पे टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की उसको कम करने की कोशिश करेगा. मतलब बेसिकली इस ग्रुप में चाइना नहीं होगा. इसके अलावा आफ्टर बाइडेन सेलेक्शन द यूरोपियन यूनियन इज ऑफर टू रिबिल्ड द ट्रांस अटलांटिक अलायंस विद स्पेशल फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन. तो यूरोपियन यूनियन भी सोच रहा है वो एक ट्रांस अटलांटिक अलायंस बनाए. फिर फ्रांस एंड कनाडा लॉन्च द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हम इसके मेंबर हैं. ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 15 मेंबर्स, तो इसके हम भी मेंबर हैं. इसके अलावा एक ग्रुप है डिजिटल नेशंस जो कि 2014 में फाउंड किया गया था, उसके हम मेंबर नहीं हैं. तो इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स. जो आर्टेमिस अकॉर्ड है जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लॉन्च किया गया था, हम उसके भी पार्ट नहीं है. जो कि दीज एग्रीमेंट्स आउटलाइन अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द कोऑपरेटिव एंड ट्रांसपेरेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस. ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स उसके वो हैं पर हम नहीं है. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि दिल्ली जैसे क्लाइमेट बेस्ड वाली जो भी ट्रीटीज़ होती हैं, अकॉर्ड्स होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा है, ग्लोबल लीडर बन रहा है. तो वैसे ही हमें टेक में भी बहुत ग्लोबल लीडर बनने की ज़रूरत है. तो दिल्ली नीड्स टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इशू बेस्ड कोलिशन इन प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्टिव आउटकम्स इन द टेक्नोलॉजिकल एरिना. जैसे हमने इंडिया का ट्रेडिशनल फोकस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम बहुत अच्छे पार्ट प्रमोट करते हैं उसे, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके अलावा हमने वासेनार एग्रीमेंट जो कि फ्लो करता है ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज़. ये आपको पता होगा वासेनार एग्रीमेंट इंडिया इसका मेंबर बना था, अभी शायद 2018 में बना था, इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR. तो वैसे ही हमें अपने इसको टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में भी बढ़ाने की ज़रूरत है. अब ये बेसिकली ये आर्टिकल इस पर था. इसमें यह था कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका जब केस को वो इन्वेस्टिगेट किया गया तो इतनी सारी एजेंसीज़ मिल गई. तो उन सारी एजेंसीज़ को मिलने में लगभग उन सबकी सैलरी काउंट की जाए तो लगभग 6 करोड़ रुपए उन पर खर्च हो चुका. उसके अलावा मीडिया ने इतना ज़्यादा मास हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से इतने सारे इसमें एजेंसीज इंक्लूड हो गए और निकला के आउटकम कुछ नहीं. तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि रोल ऑफ मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. तो रोल ऑफ मीडिया में आप कभी आपको कोई पॉइंट ना मिले तो आप ये लिख सकते हैं कि रोल ऑफ मीडिया कितना खराब होता जा रहा है. अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ वेरी हाई सी सेक्शन बर्ड्स. तो जो NFHS का डेटा उससे पता चला जो सिजेरियन डिलीवरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए. सिजेरियन डिलीवरी 10 से 15% होनी चाहिए. ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 से 15% महिला, मतलब 100 में से 10 या लगभग 15 महिला उन्हीं की सिजेरियन डिलीवरी होनी चाहिए. लेकिन हम देख रहे हैं कुछ एस्टिमेट तो 30-40% सिजेरियन डिलीवरी हो रही है. तेलंगाना में तो लगभग 60% है. तो बेसिकली गवर्नमेंट वो जो डॉक्टर्स होते हुए जानबूझ के सिजेरियन डिलीवरी करते कि ज़्यादा पैसा कमाने को मिले. तेलंगाना में 60.7% है. उसके अलावा ये भी बोला गया है कि जो विमेन है वो खुद डिमांड करती हैं कि हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करानी है क्योंकि अभी नए नए तरीके के मेथड्स आ गए हैं. देयर इज ऑल्सो बीन अ राइज इन द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज. नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आए हैं, इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज बढ़े हैं. तो हो सकता है कि इसकी वजह से सी सेक्शन बढ़े हों. इसके अलावा द फर्स्ट ऑफ कोर्स इज व्हेन डॉक्टर्स बिलीव देयर इज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. मतलब डॉक्टर को लगता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को लाइफ की थ्रेट है तब वो सिजेरियन डिलीवरी करता है. बट इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट मेनी वुमेन आस्क फॉर इट देमसेल्व्स कि कुछ वुमेन खुद ही बोलते हैं कि हाँ हमको ये करनी. बाकी एक ऑब्स्टेट्रिशियन का ये कहना है कि ये भी हो सकता है कि इसलिए सिजेरियन डिलीवरी बढ़ रही है क्योंकि मैरिजेस आर हैपनिंग लेट. जब मैरिजेस लेट होते हैं तो पेल्विस जो होता है वो रिजिड हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. इसलिए वुमेन कोशिश करती है कि वो सेफर टेक्निक्स पे जाएँ किसी भी डिलीवरी को देने के लिए. तो वो सी सेक्शन का फिर एक प्रेशर आ जाता है कि आपको सी सेक्शन ही करना है. अब ये है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका टोटल फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे कम हो रहा है और अभी हम रिप्लेसमेंट लेवल पे आ रहे हैं 2.1. मतलब हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट होने वाली है, अब हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी. ठीक है, टोटल रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 और हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पर आ रहा है बहुत ज़्यादा स्टेट्स में. उसके अलावा हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डबल हो गए कर्नाटका में. पर ये बोल रहे हैं ये कि ये अच्छी बात है कि हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं. वो इसलिए बोल रहे हैं अच्छी बात है कि पहले जो होता था डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर वायलेंस, उसके केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे क्योंकि होता था पहले भी होगा जेंडर वायलेंस, लेकिन अब उसके केसेस रिपोर्ट होने लग गए. तो ये अच्छी बात है कि रिपोर्टिंग हो रही है. तो दिस इज़ अ गुड साइन. तो चिंता का विषय वहाँ पर जहाँ पे स्टैग्नेंट है या फिर डिक्लाइन चुका रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आज भी होता है. तो बस रिपोर्टिंग की कमी है कि रिपोर्ट नहीं हो रहा है. अब हम यहाँ पर चलते हैं. ये अभी जो पुणे बेस्ड है जेनोवा टू बिगिन ह्यूमन ट्रायल्स. तो ये वैक्सीन है mRNA टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगी जो कि फाइजर और बायोएनटेक ने भी किया था. तो जेनोवास कैंडिडेट नोन एज
HgCO19 इज स्टेबल एट 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे फाइजर के लिए बहुत सब थर्मल टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए नहीं, 2 डिग्री से 8 डिग्री में हो जाएगा। ये आर्टिकल फार्म रिफॉर्म्स इन इंडिया चाइना, ये एट द फर्स्ट आपको लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें कुछ ऐसा पॉइंट मिला नहीं मुझे। इसमें सबसे पहले ऑथर ने बोला कि प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं, तो उसकी दो वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। पहला, फार्मर्स को ये लग रहा है कि वो ऐसे लार्ज कॉर्पोरेट्स के सामने इंटरेक्शन में वो बार्गेनिंग पावर उनकी बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, उनको ये लग रहा है कि जो लॉज पास हुए हैं ये विदाउट डेलिब्रेट डिस्कशन पास हुए हैं, तो मतलब पॉलिटिकल भी उनको दिक्कत है कि बिना डेलिब्रेट डिस्कशन के लेजिस्लेशन पास हुए हैं, और इकोनॉमिकली भी दिक्कत है कि वो उनके सामने उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो ऑथर ने बोला है कि इंडिया और चाइना में चीज़ें इतनी डिफरेंट क्यों हैं। जब ट्रेंड ग्रोथ का शुरू हुआ तो दोनों कंट्रीज़ की ऑफकोर्स सेम ग्रोथ थी, लेकिन चाइना ने अलग रिफॉर्म्स लिए और उसके बाद इंडिया ने अलग रिफॉर्म्स लिए। इंडिया ने क्या कोशिश की, इंडिया स्टार्टेड बाय लिबरलाइजिंग एंड रिफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड चाइना स्टार्टेड विद रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो चाइना ने रिफॉर्म्स कहाँ से करना शुरू किया, एग्रीकल्चर सेक्टर से, और इंडिया ने कहाँ से शुरू की, इंडिया ने कोशिश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से शुरू करने की। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज दोनों का ग्रोथ रेट ट्रेजेक्ट्री बहुत अलग है, डिफरेंट रेट्स ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन भी दोनों में बहुत अलग है। तो हाउ डिड इट हेल्प दैट रिफॉर्म्स इन चाइना स्टार्टेड विद द फार्म सेक्टर। अब देखो चाइना का जब फार्म सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए तो चाइना ने बेसिकली रिफॉर्म करने से पहले उनको इंसेंटिव्स दिए, ठीक है। तो चाइना को इंश्योर ऑफ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एंड बिल्ड कंसेंसस। तो जब उनको इंसेंटिव्स दिए तो जब वो फार्म सेक्टर में अच्छे हुए तो उन्होंने नॉन फार्म सेक्टर में भी धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किए। नॉन फार्म सेक्टर के बाद जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए, ठीक है, क्योंकि अर्बन को भी फिर ये हुआ जब एग्रीकल्चर अच्छा हो जाता है तो अर्बन के ऊपर भी एक प्रेशर हो जाता है कि आपको भी अच्छा करना है। तो द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द RNF सेक्टर ऑल्सो इंकरेज द गवर्नमेंट टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ पॉलिसी चेंजेस एंड पुट प्रेशर ऑन द अर्बन इकॉनमी। तो अर्बन इकॉनमी पे प्रेशर आ गया क्योंकि जो नॉन फार्म एंटरप्राइजेस जो रूरल में थी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी देन द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। तो इसके बाद रिफॉर्म्स मैक्रो इकोनॉमिक तरीके से होने लग गए। तो हम देख रहे हैं कि चाइना में इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रिड्यूस हुई। 33% ऑफ द पॉपुलेशन उनकी पॉवर्टी में थी, वो 3% पे आ गई तो 2001 में। लेकिन उन्होंने बेसिकली ये सारी चीज़ें इंसेंटिव करके दी है, ठीक है। इंडिया में भी अच्छे हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है लेट 1960 से 1980s पर बेसिकली ये पॉलिसी सपोर्ट की वजह से नहीं हुआ है, ये रिफॉर्म्स की वजह से नहीं, पॉलिसी सपोर्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का मनरेगा, इन सब की वजह से हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, तो मतलब पॉलिसी सपोर्ट की वजह से रिड्यूस हुई है। तो इंडिया में भी फूड प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन चलता है जो कि स्टेट खुद ही करता है। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है कि गवर्नमेंट को क्या करना था। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट, क्योंकि अभी हम MSPs हम देते रहेंगे तो गवर्नमेंट पे कितना ज़्यादा बर्डन आ जाता है। इसके अलावा और ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसीजर करने की, आप कहीं भी बेच सकते हैं। तो नॉट विद स्टैंडिंग द इकोनॉमिक लॉजिक दैट ग्रेटर प्ले ऑफ फ्री मार्केट्स विल इंप्रूव आउटकम फॉर फार्मर्स। तो ऑथर ये मान रहे हैं कि जो फ्री मार्केट से क्या होगा, आउटकम फॉर फार्मर्स बढ़ेगा। लेकिन अनरीजनेबल है कि पंजाब और हरियाणा से हम एक्सपेक्ट कर लें कि एक रात में अपना MSP छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वॉट द गवर्नमेंट कुड हैव डन, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, धीरे धीरे चीज़ें लानी चाहिए थी, मतलब फार्मर्स को एडजस्ट करने का टाइम देना चाहिए था टू द मार्केट फोर्सेस। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्यूबा में मूवमेंट चल रहा है, सिविक मूवमेंट। तो उनकी गवर्नमेंट ने एक डिग्री इन्फोर्स कर दी थी, डिग्री 349, अ लॉ दैट वुड गिवन पावर्स टू द कल्चरल मिनिस्ट्री टू रेस्ट्रिक्ट कल्चरल एक्टिविटी दैट इट डिड नॉट अप्रूव। तो एक इन्फोर्स उन्होंने कर दी थी डिग्री 349। तो वो लॉ पावर देता था कल्चरल मिनिस्ट्री को कि आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं अप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये प्रोटेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्लैक मेजॉरिटी लोकेलिटी जो कि पार्ट है ओल्ड हवानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो यहाँ पर आप रोल ऑफ सोशल मीडिया याद रख सकते हैं कि मतलब एक सोशल मीडिया की वजह से पहले क्या था, क्यूबा में ऑथोरिटेटिव रिजीम थी, ठीक है। क्यूबा में ऑथोरिटेरियन कम्युनिस्ट रिजीम थी जो 6 डेकेड से रूल कर रही है। लेकिन 2015 में जब US और क्यूबा के बीच में बायलैटरल रिलेशन शुरू हुए तो US ने एक शर्त रखी कि आपको अपने इंटरनेट फ्रीडम देना पड़ेगा। तो उसके तहत क्यूबा रिजीम ने अपने यहाँ के लोगों को इंटरनेट फ्रीडम दिया। तो जब से उनको इंटरनेट फ्रीडम दिया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि रोल ऑफ सोशल मीडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। The collective began at a time when many Cubans were getting access to the internet for the first time in the country when the government controls all modes of communication. उससे पहले गवर्नमेंट सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन करती थी। अब आर्टिस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक दिन एक आदमी ने जो मोबाइल फ़ोन में उसको अरेस्ट किया गया होगा तो उसने मोबाइल फ़ोन में वीडियो बना के फेसबुक पे पोस्ट कर दी, ठीक है। तो इससे फिर ट्रिगर हुआ, मतलब इससे कलेक्टिव मोबिलाइजेशन हुआ लोगों का। तो बेसिकली यही न्यूज़ है। अब हम नेक्स्ट, इसमें और खास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। रशियन हैकर्स, तो ये बस ये US फेडरल एजेंसी का ये कहना है कि रशियन के हैकर्स ने हमारे जो ईमेल सिस्टम उनकी फ्री एक्सेस ले ली है, तो ये चिंता का विषय है। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। US ने वापस से दो ईरान ऑफिशियल्स उन पर सैंक्शंस लगा दिए, तो US ईरान पर सैंक्शंस लगाते ही जा रहा है, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा एप्पल टू सेंड एक्स्ट्रा टीम्स टू असेस वेस्टर्न यूनिट डैमेज। तो आपको मैंने एक दिन बताया था एक बहुत ज़्यादा लेबर अनरेस्ट हो गया था, वहाँ पे लेबर को कुछ सैलरी का इशू था, उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचाई, वायलेंस किया, तो उसकी वजह से वेस्टर्न जो कि एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेस्टर्न है उसको 437 करोड़ का नुकसान हो गया। कुछ इस बारे में था कि नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड ड्यूज।
तो वो आईफोन ऐसी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। तो हमारे यहाँ अगर असेंबल इंडिया होता भी है तो उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पुशिंग इंडिया टू सरपास चाइना इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया एम्स टू रिप्लेस चाइना एज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाई अट्रैक्टिंग द मेजर ग्लोबल कंपनीज टू द कंट्री। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का ये कहना है कि हम मेजर ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगे और चाइना को रिप्लेस कर देंगे एज द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर मोबाइल फोन्स। इसके अलावा हम बहुत सारी स्कीम भी चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, बेसिकली जिसका एम है टू इन्वाइट ऑल बिग ग्लोबल प्लेयर्स टू इंडिया, और ताकि हम चाइना को जो भी उसके लिए जो भी प्रोडक्शन यूनिट से जो कि शिफ्ट करना चाह रही है चाइना को, तो उनको बेटर प्लेस देंगे कि वो इंडिया में आके शिफ्ट करें। तो वी वांटेड इंडिया टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। I think that's it for today. Thank you and have a nice day. If you like the video, then please like, share and subscribe.